सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं पहलवान सागर हत्याकांड से जुड़ी खबर के साथ। इस मामले में एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें पहलवान सुशील कुमार खुद हाथ में डंडा लिए सागर पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये वीडियो सुशील ने अपने दोस्त प्रिंस से बनवाया था ताकि उसका दबदबा नजर आए। जब प्रिंस को पुलिस ने पकड़ा तो उसके मोबाइल से वीडियो मिला। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने सुशील पहलवान को गिरफ्तार भी किया। सुशील पहलवान फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि मास्क न पहनने की वजह से पुलिस ने उसे डंडे मारे और इसका विरोध करने पर उसके हाथ पैर में पुलिस ने कीलें ठोक दी। इन आरोपों का जवाब देते हुए अब पुलिस ने कहा है कि शख्स ने पुलिस को फंसाने के लिए खुद कीलें ठोकी थी और गवाह के तौर पर पुलिस ने एक कारखाने के मालिक को मीडिया के सामने पेश किया। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। 2 कीलें थी, एक कीले ऐसे लगाई और ऐसे करके रखा, बढ़िया करके ऐसे करके देख लिया। सही है, ऐसे करके। पुलिस कस्टडी में रंजीत मीडिया के सामने अपने हाथ पैर में कील ठोकने का नाट्य रूपांतरण कर रहा है। पुलिस का कहना है कि रंजीत पहले एक जरी कारखाने में काम करता था। 24 तारीख को मास्क को लेकर पुलिस से झगड़ा होने के बाद उसके कारखाने में पनाह ली, वहीं कीलें ठोकी। नमाज पढ़ के जब लौटा तो इसके कीलें इसके ठोको, तभी तुरंत मैंने फोन करके इसके घर पे फोन करा, आ जाओ, इसके घर वाले कोई नहीं आना चाहे। तभी जो बोला फोटो मेरा खींच के देखो कीलों का, मैं कहना बहुत हालत खराब है इसकी। तो मैंने फोटो इसका खींच के, ये पड़ुआ वाला था, तो मैंने इसके घर पे मैंने कहा देखो इसकी हालत खराब है, मेरे घर में बीवी बच्चे मेरे सब डर रहे हैं, इसने कीलें ऐसी ठोकी हैं, सबकी बच्चे मेरे डर रहे हैं और ये इसको अभी ले जाओ तुम। रंजीत कल अपने हाथ पैर में ठुकी हुई कीलों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचा था और उसने आरोप लगाया था कि मास्क ना पहनने पर पुलिस ने उसे डंडे मारे। जब उसने विरोध किया तो पुलिस ने उसे जोगी नवादा पुलिस चौकी ले जाकर कीलें ठोंक दी। वो 4-5 डंडे मारे, मैं सर क्यों मार रहे हैं? बोल तेरे पास मास्क नहीं, गाली बक के। तो मैं सर मैं जेब में लगा ले रहा हूँ, बोला आप लगाए गाली बक के। फिर क्या हुआ? आपके कीले कितने ठोकी? क्या हुआ था? सर वो आगो पट्टी बांधी थी, वो तो उसका कीले को ठोकी। किसने कहाँ ठोके कीले? चौकी के अंदर। बरेली के एसएसपी का कहना है कि इस जांच में रंजीत के पुलिस के ऊपर लगाए गए आरोप गलत साबित हुए हैं। ये पाया गया कि रंजीत ने खुद ही कीलें ठोकी हैं। 25 तारीख की रात को ये एक कारखाने में सोया और वहाँ पर इसने नशे की हालत में भी था और वहाँ पर इसने अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने के लिए वहाँ पे अपने बाएं हाथ और पैर में कील ठोक दी। एक शेर है कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। लेकिन इस मामले में अभी पुलिस को क्लीन चिट दी है। मुंसिफ के पास मुकदमा पहुँचना बाकी है और आखिरी फैसला वहीं होगा। बरेली में रणदीप और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सीबीएसई परीक्षा को लेकर 2 बार बैठकें हो चुकी है, लेकिन देश के लाखों छात्रों को अब तक ये पता नहीं है कि सीबीएसई की परीक्षा कब और कैसे होगी। हालांकि सीबीएसई ने ये प्रस्ताव जरूर रखा है कि 15 जुलाई से परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री सब बैठक कर चुके हैं। 32 राज्यों के सुझाव आ चुके हैं, लेकिन सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर माथापच्ची अब भी जारी है। 1 जून तक परीक्षा की तारीख पर घोषणा भी करनी है। अभी तक के प्रस्ताव के मुताबिक सीबीएसई ने 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच परीक्षा कराने और सितंबर में नतीजे का सुझाव दिया है। परीक्षा से कम 15 दिन पहले घोषणा होनी चाहिए। प्रमुख विषय की ही परीक्षा कराई जाए, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर। 32 राज्यों और केंद्र शासित में से 29 परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र और गोवा, अंडमान परीक्षा करवाने के पक्ष में नहीं हैं। उधर कई राज्य परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार की तरफ देख रहे हैं। वो सीबीएसई की तारीख के आधार पर राज्य बोर्ड की भी परीक्षा करवाएंगे। केंद्र सरकार ने सभी की बात को सुना है और हर राज्य ने अपनी अपनी बात को कहा है और 2-3 राज्य ऐसे भी बीच में रहे जिन राज्यों ने कहा कि 0 सेशन किया जाए, कि पेपर करवाए ही ना, तो बच्चों को वैसे ही असेसमेंट के आधार पर ही पास किया जाए, लेकिन ऐसा कम राज्यों ने कहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें भारत सरकार का ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठा, बहुत सीनियर लोग बैठे थे, तो निश्चित रूप से वो जो भी फैसला लेंगे तो अच्छा लेंगे, बैलेंस्ड लेंगे, जो पूरे देश के
और छात्रों के हित में होगा और कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव की दिशा में भी एक अच्छा कदम होगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल, हरियाणा जैसे राज्यों ने 12वीं के राज्य बोर्ड के परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है, जबकि दिल्ली जैसे राज्य वैक्सीनेशन के बाद परीक्षा करवाने का सुझाव दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल में सीबीएसई के लिए 12वीं की परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इस मामले पर बैठक कर चुके हैं, लेकिन ज्यादातर राज्य इस बात को लेकर सहमत हैं कि इस बार की 12वीं की परीक्षा छोटी और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर करवाई जाए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। डीआरडीओ की कोरोना मरीजों के लिए दवा 2DG की दूसरी खेप डॉक्टर रेड्डीज लैब ने जारी कर दी है। इस दवा की 10,000 खुराक देश भर के अस्पतालों तक पहुंचाई गई है और जून के पहले या दूसरे हफ्ते में ये जो दवा है वो बाजार में भी उपलब्ध होगी। इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं 70 साल की संतोष गोयल। कोरोना की वजह से ऑक्सीजन लेवल 75 से 80 के आसपास पहुंच गया। रेमडेसिविर सहित सारी दवाएं दी गई। हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जब डीआरडीओ की दवा 2G दी गई तो ऑक्सीजन लेवल 94-95 तक पहुंच गया। अचानक सेहत में काफी सुधार हुआ। मुझे जो शीशे मिले हैं उससे मेरी तबीयत में बहुत तेज़ी से सुधार आया और वैज्ञानिकों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि देश में ये शीशे जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराए जाए ताकि मेरे जैसे और भाई बहनों को जल्दी से जल्दी आराम आए। जो जहाँ ये पहले 20 लीटर ऑक्सीजन पे थी, अभी आप देख सकते हैं 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन पे आ गई है। डीआरडीओ ने बताया है कि इस दवा से ऑक्सीजन की जरूरत कम पड़ती है और वायरस का बढ़ना भी रुकता है। फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स में डीआरडीओ ने पाया कि ये कारगर है और ऑक्सीजन की डिपेंडेंसी को या हॉस्पिटल से रिलीज़ थोड़ा 2-3 दिन पहले हो जाती है, तो एक काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आज जबकि कोविड के लिए कोई एकदम से स्पेसिफिक दवा या लाइफ सेविंग ड्रग नहीं है, उसमें रेमडेसिविर जैसे या और भी जो उपाय किए जा रहे हैं उनकी तुलना में 2DG भी एक बड़ी सहायता है, बड़ी हेल्प है इस महामारी से हमारे संघर्ष के लिए। ये दवा 17 मई को रक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च की थी। 10,000 दवाओं की खुराक एम्स और सेना के अस्पताल को दी जा चुकी है। अब दवा बनाने वाली डॉक्टर रेड्डी लैब ने और 10,000 दवाओं की खुराक देश भर के अस्पतालों को दी है। उम्मीद है जून के पहले या दूसरे हफ्ते तक यह दवा बाजार में उपलब्ध होगी। तब इससे कोरोना से परेशान मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि यह दवा सीधे दवाई की दुकान से नहीं मिलेगी, बल्कि मरीजों को सीधे अस्पताल के जरिए ही उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी कीमत भी अधिक नहीं होगी। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी जल्द ही भारत लाया जा सकता है। भारत ने डोमिनिका के साथ इसके लिए कूटनीतिक चैनलों और वैक्सीन मैत्री का इस्तेमाल किया है। फरवरी महीने में भारत ने डोमिनिका को 30 से 35 हज़ार के करीब वैक्सीन की डोजेस दी थी और इसके लिए वहां के पीएम ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया था। मेहुल चोकसी सीबीआई या ईडी के नहीं, डोमिनिका की पुलिस की पकड़ में आया। 62 साल का ये हीरा कारोबारी अब उनकी हिरासत में है। दिलचस्प ये है कि एंटीगा के प्रधानमंत्री गॉर्डन गैस्टन ब्राउन ने साफ कहा कि उसे सीधा डोमिनिका से भारत भेज दिया जाएगा। It would appear that he may have entered the island illegally, possibly by boat. So the Dominican government is cooperating with the Antiguan and Indian governments. Mr. Choksi will be deported from Dominica. However, we have requested Prime Minister Skerrit and law enforcement in Dominica not to return him to Antigua, where he has legal and constitutional protection as a citizen. In fact, we have requested specifically that he be detained and to allow law enforcement in India to make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Choksi returned directly to India. इस बीच सरकार के सूत्रों ने एनडीटीवी को जानकारी दी है कि भारत डोमिनिका पर कूटनीतिक दबाव बनाएगा कि वो चौकसी को वापस भेजे।
क्योंकि वो उनके देश में अवैध प्रवासी है। भारत की डोमिनिका के साथ प्रत्यर्पण संधि नहीं है। हालांकि चौकसी ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है, लेकिन अगर डोमिनिका सरकार चाहे तो उसे भारत भेज सकती है। इस फरवरी भारत ने डोमिनिका को वैक्सीन मैत्री के तहत 32,000 वैक्सीन के टीके भेजे थे। इस मदद के लिए उनके प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया था। हालांकि दिल्ली में चौकसी की कानूनी टीम दावा कर रही है कि चूंकि चौकसी एंटीगा का नागरिक है, इसलिए उसे वहीं भेजा जा सकता है। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल ने एनडीटीवी को बताया, मेहुल चौकसी अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं पहुंचा। पासपोर्ट एक्ट के तहत उसे बस एंटीगा भेजा जा सकता है। साथ ही एक एंटीगा हाईकोर्ट का ये आदेश पेंडिंग है कि भारत से कोई अनुरोध न सुना जाए। इस बीच डोमिनिका सरकार के गृह मंत्रालय का एक बयान भी आया है, जिसमें कहा गया है कि चौकसी को अवैध रूप से दाखिल होने के लिए हिरासत में लिया गया है। भारत सरकार को उसकी तलाश है। रक्षा और गृह मंत्रालय एंटीगा के अधिकारियों के साथ संपर्क में है। जैसे उसकी नागरिकता से जुड़े तथ्य मिलते हैं तो उसे एंटीगा भेजने की व्यवस्था की जाएगी। अहम बात यह है कि भारत ने ज्यादातर भगोड़ों को प्रत्यर्पण के जरिए नहीं, सीधे वापस बुलाने में कामयाबी हासिल की है और इस बार भी वही कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े असर के संकट से निपटने के लिए राहत पैकेज की मांग सरकार से की गई है। छोटे लघु उद्योगों के साथ साथ व्यापारी ने उन्हें संकट से उबारने की अपील सरकार से की है। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। We should be considering between 0.5 to 1% of GDP. GDP on a nominal basis of India is around 200 lakh crores. So I would say between 1 to 2 lakh crores. CII के अध्यक्ष उदय कोटक की चिंता का असली अर्थ छोटी फैक्ट्रियों में जाकर दिखता है। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स कंपनी में ऑटोमेटिक गेट, दरवाजे जैसे हाई एंड ऑटोमेटिक सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स बनते हैं। फैक्ट्री मालिक संजीव सचदेव कहते हैं, लॉकडाउन की वजह से डिमांड घट गई है और सप्लाई लाइन फिर कमजोर पड़ गई है। देखिए, लॉकडाउन पूरा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ा है, क्योंकि मार्केट बंद है, सारी मार्केट बंद है, लोहा मंडी बंद है, मार्केट में कोई सामान नहीं मिल रहा। तो आप छोटे छोटे सामान के लिए अब एक इंडस्ट्री को हर वक्त कुछ ना कुछ सामान चाहिए, बेयरिंग चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, वायर चाहिए, वेल्डिंग का सामान चाहिए। अब मार्केट अगर बंद है तो आपके पास कितने रिजर्व हैं कि आप एक महीना घर बैठकर उन चीज़ों से चला सकें। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट सप्लाई चेन तो बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट हुई है, बहुत बुरी तरीके। संजीव सचदेव ने एनडीटीवी से कहा, मौजूदा संकट से छोटे और लघु उद्योगों को बचाने के लिए सरकार को जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार को समय और देना चाहिए, लैंडिंग बढ़ानी चाहिए, लोन्स की रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए और अपने जीडीपी का कुछ परसेंटेज विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम इन्वेस्ट करना चाहिए और सबसे पहले कैटेगराइज करके कि किन लोगों के लिए जिन्हें मरने की नौबत है उनको कैसे संभालना है, फिर मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज को कैसे संभालना है, क्योंकि इन्हीं को आपकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और आगे भी पड़ेगी। राहत की मांग व्यापारी भी कर रहे हैं, जिनका कारोबार लॉकडाउन की वजह से ठप पड़ा हुआ है। छोटा व्यापारी, छोटा दुकानदार बहुत ज्यादा संकट के अंदर है। अब टाइम है कि केंद्र की सरकार को और आरबीआई को सामने आकर कोई पैकेज का ऐलान बहुत जल्दी करना चाहिए, नहीं तो व्यापारी, छोटा व्यापारी बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा। उदय कोटक की सलाह है कि संकट से निपटने के लिए जरूरत हो तो आरबीआई नए नोट भी छापे। कोरोना की दूसरी लहर का साया भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहराता जा रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्यों में कोरोना संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उद्योग जगत और व्यापारियों की तरफ से उठ रही इन मांगों से भारत सरकार आने वाले दिनों में कैसे निपटती है। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से मेरे कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।
आपदा में भी लोग अवसर तलाशने से बाज नहीं आते, जिंदगियों के साथ फायदे के लिए खिलवाड़ करते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा था किस तरह से बिना साफ सफाई के झुग्गी झोपड़ियों में टेस्टिंग किट पैक की जा रही थी। अब ऐसा ही कुछ मामला मध्य प्रदेश के सतना से सामने आया है, जहां पर इस्तेमाल की हुई पीपीई किट को गर्म पानी में धोकर बाजार में फिर से बेचा जा रहा है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। ये पीपीई किट कहाँ है, क्या? कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक इस्तेमाल किए गए पीपीई किट, ग्लव्स और मास्क को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए सतना में बड़खेरा के इस इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में भेजा जाता था। लेकिन इस वीडियो से ऐसा पता लगता है कि कर्मचारी पीपीई किट को गर्म पानी से धोकर बाकायदा अलग बंडल बनाकर रख देते थे। इसे नए सिरे से पैक कर बाजार में बेचने के लिए तैयार किए जाने का आरोप है। बड़खेरा गांव है उमरपाटन रोड पर, वहां पर प्रदूषण विभाग की एक टीम भेजी गई है। उस टीम को कहा गया है कि जांच करके सभी तकनीकी और वैज्ञानिक पहलुओं को सामने रखते हुए एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने जांच कर भी ली है, रिपोर्ट बना रहे हैं और कल वो जांच सबमिट कर देंगे। एनडीटीवी को एक खत भी मिला है जो साबित करता है कि पिछले साल भी कंपनी पर ऐसे आरोप लगे थे। पहले ये पता तो लगे कि कौन दोषी है, क्योंकि प्रथम दृष्टया आपको ये तो आया नहीं सामने अभी कि किसने बेचा और किसने खरीदा, तो ये सब तो जांच का विषय है। बड़खेरा के इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट का संचालन वर्ष 2006-07 से हो रहा है। यहाँ इन दिनों विंध्य क्षेत्र के अलावा लगभग 1 दर्जन जिलों से मेडिकल वेस्ट मंगाकर कथित रूप से डिस्पोज किया जाता है। गांव वालों का ये भी आरोप है कि प्लांट में मेडिकल वेस्ट को गलाने का काम प्रदूषण बोर्ड की गाइडलाइन से नहीं हो रहा, जिससे पूरे गांव में बदबू फैलती है। सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक मेडिकल वेस्ट को पन्ना, सीधी, सिंगरौली, दमोह और भी कई जिलों से मंगवाते थे। इसलिए ये कहा जा रहा है कि शायद इस्तेमाल पीपीई किट को वहीं भेजा गया होगा। चूँकि इस्तेमाल के बाद पीपीई किट को कई बार काटा नहीं जाता, इसलिए इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी हुई है। सतना से ज्ञान शुक्ला और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। माथेरान के घोड़ों को जिंदा रखने के लिए मुंबई की 2 बहनें कर रही हैं क्राउड फंडिंग कैंपेन। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए सिटी सेंटर शो। थोड़ी दूर एक छोटा हिल स्टेशन है माथेरान। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। एकमात्र वाहन है और वो है घोड़े। कोविड की वजह से ये पर्यटन पूरी तरह से बंद है और इन घोड़ों को जिंदा रखने के लिए जो इनके मालिक हैं वो चुनौतियों से गुजर रहे हैं। इनकी पीड़ा देखते हुए अब मुंबई में 2 बहनें क्राउड फंडिंग कैंपेन चला रही है ताकि ये घोड़े जिंदा रहें। मुंबई शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर ये है माथेरान। देश का सबसे छोटा हिल स्टेशन भी कहलाता है। करीब 30,000 जनसंख्या वाले माथेरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। यहाँ के प्रवासी वाहन सिर्फ घोड़े हैं। 50% परिवार इन घोड़ों पर ही निर्भर है। कोविड ने माथेरान की आमदनी महीनों से बंद कर रखी है। अपने घोड़ों को जिंदा रखना इनके मालिकों के लिए बड़ी चुनौती है। दूसरा काम करने वाला कोई नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो उसकी वजह से तो पूरी आमदनी खत्म हो गई है। क्योंकि माथेरान का व्हीकल जैसा ही प्रवासी वाहन जो है वो घोड़ा ही है। समझो रिक्शा खड़े रही तो उसको खर्चा नहीं आएगा, लेकिन हमारा घोड़े को हर रोज 250 रुपए का खाना लगता है। माथेरान के घोड़ों और इनके मालिकों की तकलीफ देख मुंबई की 2 बहनों 15 साल की रिदा और 12 साल की दानिया ने सोशल मीडिया के जरिए क्राउड फंडिंग शुरू की और 3 लाख रुपए इकट्ठा किए। बहनों द्वारा राशन और चारे जैसी तमाम मदद माथेरान पहुंचाई जा रही है। माथेरान की घोड़ों की पीड़ा के बारे में मुझे जानकारी स्कूल से मिली। मेरी प्रिंसिपल मिसेस सुनीता जॉर्ज मैम और मेरी क्लास टीचर मिसेस बेवली डिसिल्वा ने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया जिसके बारे में बात करता था। मैं और मेरी बहन ने ये जब पढ़ा हम बहुत प्रभावित हुए और हमने ये क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया। हमने क्राउड फंडिंग के लिए लोगों से अपील करना शुरू किया। हमने उन्हें व्हाट्सएप मैसेजेस और मैसेज सेंड किए।
मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट @bukominiacal के माध्यम से भी लोगों से डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट की। हमने कुछ दूसरे एनजीओ जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करते हैं उनसे भी संपर्क किया। हमें लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कुछ ही दिनों में हम 3 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए और हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द 4 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए। रिदा और नानिया को इस कॉज के लिए बहुत सपोर्ट मिला। फ्रेंड्स और फैमिली तो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, पर हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि ऐसे लोगों ने उनको इस कॉज के लिए सपोर्ट किया जो कि हमें जानते तक नहीं थे। रिदा खान, निदा खान 15 साल और 12 साल की ये लड़कियां, बच्चे लोग जो दोनों स्कूल स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किए। तो उन्होंने फंड्स कलेक्ट किए और आज हम लोग यहाँ आए हैं माथेरान में और 240 घोड़े लोग के लिए हम लोग ने चारा दिए और इसके साथ में भी यहाँ हम लोग रेशन किट्स लेके आए हैं कि यहाँ के उनके जो केयरटेकर फैमिली है उनको ये हम लोग अभी किट्स देने वाले हैं इधर। इस छोटे से हिल स्टेशन में इन छोटी बहनों की मदद बड़ी राहत बनकर पहुंची है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई के जोगेश्वरी से सिटी सेंटर की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।